हेलो दोस्तों, मैं हूं कीर्ति ठाकरे और आप देख रहे हैं कोडिंग कीर्ति। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्या होते हैं सी लैंग्वेज के बेसिक्स और क्या होता है प्री प्रोसेसर। उम्मीद है आप सबको वो वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या होते हैं डेटा टाइप्स, क्या होते हैं वेरिएबल्स, किस तरह से उन्हें लैंग्वेज में यूटिलाइज किया जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेटा टाइप मतलब होता क्या है। डेटा टाइप कुछ एक ऐसी चीज होती है जो वेरिएबल को अपने आप में होल्ड करती है। अभी ये वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जानने से पहले हम डेटा टाइप के टाइप्स जान लेते हैं। तो देखिए, तीन टाइप के डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि अभी डेटा टाइप्स इन सी। ठीक है, सी लैंग्वेज में डेटा टाइप कौन से होते हैं ये देखते हैं हम अभी। फिलहाल यहाँ पर तीन डेटा टाइप होते हैं हमारे पास। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है डिराइव्ड डेटा टाइप, एंड थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो हमारे पास ये तीन प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं कि कौन से डेटा टाइप यहाँ पर होते हैं। डेटा टाइप क्या होता है ये हम आगे देखने ही वाले हैं। पहले हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। एक होता है इंटीजर डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में होते हैं इंटीजर, उसके बाद आता है कैरेक्टर, फिर आता है फ्लोट, और फिर आता है डबल, लास्ट वन इज वॉइड। डिराइव्ड डेटा टाइप में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि होता है फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस, एटसेट्रा। वैसे ही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में भी होता है क्लास, यूनियन, enum, स्ट्रक्चर एंड टाइप डेफ। तो कुछ ऐसे डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं। अभी ये जान लेते हैं प्रैक्टिकली कि डेटा टाइप किसको एक्चुअल में कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए, इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में डेटा टाइप किसको कहा जा सकता है। जैसे समझो, मेरे पास कुछ एक डेटा है, देखिए मेरे पास एक डेटा है, जैसे कि इस टाइप के डेटा को हम कह सकते हैं जनरली डिजिट। अगर मेरे पास इस टाइप का कोई डेटा है तो इसको हम कह सकते हैं अल्फाबेट। इस टाइप का अगर कुछ डेटा हो जिसमें हर एक न्यूमेरिक के बीच में पॉइंट आता है, उसको हम कह सकते हैं रियल नंबर या फिर डेसिमल नंबर। ठीक है, तो अभी ये एक टाइप का डेटा हुआ मेरे पास, कुछ नंबर से, मेरे पास कुछ अल्फाबेट से, कुछ रियल नंबर या फिर हम कह सकते हैं डेसिमल नंबर है। अभी ये मेरे पास एक टाइप का डेटा है। इसको हम नॉर्मली बचपन से कहते हैं कि ये एक डिजिट है, ये अल्फाबेट है, एक रियल नंबर है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इसको कुछ ना कुछ कहा जाता है। जैसे कि अब समझो, डिजिट एक डेटा है और उस डेटा का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ टाइप है, उसको हम कहते हैं डेटा टाइप।
जैसे डिजिट के लिए हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या हुआ, ये इंटीजर इस डेटा का टाइप हुआ। मतलब क्या, इस डेटा के लिए इंटीजर टाइप हम यूज करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इंटीजर डेटा टाइप। अल्फाबेट के लिए हम यूज करेंगे कैरेक्टर, और ऐसे ही रियल नंबर के लिए हम यूज करेंगे फ्लोट। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल के लिए, मतलब डिजिट के लिए इंटीजर डेटा टाइप होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर मेरे पास अल्फाबेट है तो उसके लिए कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, और अगर मेरे पास रियल नंबर या डेसिमल नंबर है तो उसके लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज किया जाता है। तो आई होप आप डेटा टाइप क्या होता है ये समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जानने से पहले मैं आपको कुछ एक चार्ट बताना चाहता हूं जो कि हम डेटा टाइप के लिए यूज करते हैं। डेटा टाइप का एक इंफॉर्मेटिव चार्ट है वो। यहाँ पर आएगा एक डेटा टाइप, यहाँ पर मैं लिखूंगा यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, मतलब डेटा टाइप को प्रोग्रामिंग में कैसे यूज किया जाता है। अभी सपोज मेरे पास एक डेटा टाइप है इंटीजर, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं यूज करूंगा इंट। अगर मेरे पास है कैरेक्टर तो उसको मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करूंगा कैर। अगर मेरे पास है फ्लोट यानी कि रियल नंबर, उसको मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करूंगा एज अ फ्लोट ही। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रिंटफ, स्कैनफ जैसे फंक्शंस है जो कि इनपुट आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, इंटीजर के लिए मतलब इंट के लिए हमें यूज करना पड़ता है %d। कैरेक्टर के लिए हम यूज करेंगे %c, और फ्लोट के लिए हम यूज करेंगे %f। तो ये कुछ चार्ट था जो मैं आपको शो करना चाहता था। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस चार्ट का ही हम आगे यूज करने वाले हैं वेरिएबल और डेटा टाइप दोनों के लिए। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है और किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स मतलब एक फॉर्मूला होता है, जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री में देखते हैं कि फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, उसके बेसिस पर हम मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। वैसे ही फॉर्मूला को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं सिंटैक्स। तो वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है उसका सिंटैक्स जान लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें चाहिए डेटा टाइप, उसके बाद आएगा वेरिएबल नेम, और लास्ट में उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होता है। ये सेमीकोलन को हम बोलते हैं टर्मिनेशन। आपको प्रोग्रामिंग करते समय हर एक स्टेटमेंट को, हर एक लाइन को टर्मिनेट करना है सेमीकोलन से। ये जो टर्मिनेशन है आपको बताता है कि ये लाइन यहाँ पर खत्म होती है, इसके आगे का कोड अगले लाइन पे आएगा, ऐसा ये अपने कंपाइलर को बताता है। तो उसके लिए एक्चुअली ये टर्मिनेशन का यूज किया जाता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। जैसे कि हम लिखेंगे इंटीजर a, कैरेक्टर c, फ्लोट f। अभी वेरिएबल डिक्लेयर करने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसमें आप जब डेटा टाइप लिख रहे हो तो डेटा टाइप आपको इस तरह से लिखना है, जैसे मैंने आपको फिर एक चार्ट बना के दिया है। उस चार्ट में जैसे मैंने डेटा टाइप को लिखा है, बस उसी तरीके से आपको डेटा टाइप्स को लिखना है, और उसके बाद फिर आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। वेरिएबल का नाम आप आपके मर्जी से जो चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है कि इंटीजर a, तो उसमें आप इंटीजर 1a ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको कंपाइलर एरर बताएगा। हाँ, अगर आप
लिखना ही चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इंटीजर A1, ये आपके लिए करेक्ट है। अब इन दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है हम जान लेते हैं। देखो, आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको ये देखना है कि मैं कोई कांस्टेंट नंबर तो नहीं डिक्लेयर कर रहा हूं ना, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट नंबर डिक्लेयर करते हो तो आपको वो वेरिएबल में नहीं आएगा। वेरिएबल मतलब क्या होता है कि जो कांस्टेंट नहीं है उसको हम वेरिएबल कह सकते हैं। अभी देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आप किसी कांस्टेंट को पहले नहीं लिख सकते हो। अभी आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे देख सकते हो कि मेरे पास एक a नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने 10 को स्टोर किया है। अब इसमें होगा क्या कि इस इक्वल टू की वजह से अगर मैथमेटिकल इक्वेशन भी देखा जाए तो ऐसा अगर इक्वेशन आपके सामने आता है तो आप क्या कहते हो, a की वैल्यू 10 है, ठीक है। मतलब a की वैल्यू अगर 10 हो गई तो ये a की वैल्यू चेंज हो गई। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं कि a इक्वल्स टू 11, मतलब अभी क्या होगा कि a की वैल्यू 11 है। मतलब हर बार क्या हो रहा है, a की वैल्यू चेंज होते जा रही है। जैसे जैसे हम यहाँ से नंबर्स चेंज कर रहे हैं a की वैल्यू अपडेट होती जा रही है, चेंज होते जा रही है। इसी जगह पर अगर हम ऐसा करेंगे 11 इक्वल टू a, अब इसको हम ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि 11 की वैल्यू a है, ओके, ऐसा तो नहीं कहेंगे। मतलब क्या हो रहा है कि जो कांस्टेंट नंबर है, जो कांस्टेंट नंबर है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, लेकिन उसके जगह पे हम जब कोई कैरेक्टर, अल्फाबेट या कोई नाम लिखते हैं उसके अंदर कोई कांस्टेंट नंबर को इंसर्ट करते हैं तो हर बार उस कैरेक्टर की, उस नंबर, उस कैरेक्टर की, उस पूरे नाम की वैल्यू चेंज होते जा रही है। जैसे कि मैं यहां पर लिखूंगा संकेत इक्वल्स टू 10। अब इसमें संकेत की वैल्यू 10 हो गई, संकेत नाम का एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 10 हो गई। मतलब क्या, मेरे पास जो भी मैं नाम लिख रहा हूँ, जो भी कैरेक्टर्स लिखते जा रहा हूँ जिसके सामने मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो कांस्टेंट है उसको लिख रहा हूँ तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली उस कैरेक्टर को अप्लाई होते जा रही है। इसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि हाँ, जो कांस्टेंट नंबर है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, उसके साथ जो कैरेक्टर आ रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज होते जा रही है। जैसे अभी मैं इसको 10 इक्वल्स टू 11 ऐसा लिखता हूं तो 10 की वैल्यू 11 तो नहीं हो रही है ना। 10 को ना हम 11 बोल सकते हैं, ना 2 को 3 बोल सकते हैं। मतलब इसका ये होता है सिंपल सा कि कांस्टेंट वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते कभी भी। उसके जगह पर अगर कोई कैरेक्टर्स वगैरह लिखते हैं तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए वेरिएबल लिखते समय कभी भी कोई नाम या कोई कैरेक्टर्स ही आपको लिखने हैं एज अ वेरिएबल। सो आई होप दोस्तों आपको डेटा टाइप एंड वेरिएबल ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में आपका क्वेश्चन लिख के बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका क्वेश्चन का आंसर देने की, आपका क्वेश्चन रिजॉल्व करने की। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।